हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम कर रहे हैं अम्ल, अक्षारक एवं लवण में अगला जो हमारा टॉपिक है, जो क्या है, आज हम उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको क्या करवाया था, अम्ल क्या होते हैं, अक्षारक क्या होते हैं, और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो अम्ल और अक्षारक हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ऐसे जो है प्रयोग देखे थे जिनसे हमें पता चला था कि जो सूचक होते हैं, जैसे सूचकों में हमने कुछ ऐसे प्रयोग देखे थे जिससे में हमें पता ये चला था कि जो अम्ल होते हैं वो किस प्रकार पता किए जा सकते हैं और जो अक्षारक होते हैं वो कैसे पता किए जा सकते हैं। तो आज हमें उन अम्ल और अक्षारकों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी हैं कि वो किसी भी अन्य पदार्थ के साथ जो है अभिक्रिया करेंगे तो किस प्रकार से उनका उत्पाद निर्माण होता है। तो आज वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली हमारी अभिक्रिया है वो है अम्ल एवं अक्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो हम लिखेंगे अम्ल एवं अक्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। तो ये देखते हैं कि अम्ल और अक्षार अगर धातु के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होगा। एक बार इसको जनरली प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकली कैसे होता है। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि जैसा आपको दिखाया गया है, ये एक परख नली है जो आपको दिखाई गई है, ये एक परख नली है। ठीक है। जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें हमने एक घोल ले लिया, किसका, अम्ल का, यानी इसमें अम्ल डाल दिया और उसके साथ हमने जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो किसी भी धातु के डाल दिए। क्योंकि हमने पढ़नी है रिएक्शन अम्ल की और अक्षारक की धातु के साथ। एक बार अम्ल और धातु की पढ़ते हैं, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, फिर पढ़ेंगे अक्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो ये हमने अम्ल ले लिया और अम्ल में छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो धातु के डाल दिए। तो होगा क्या, इसके ऊपर कोर्क लगाया गया है और इसके अंदर से एक यहाँ से प्रवाह नली है, यानी कि पतली सी नली, जो नली है उसको आगे ले जाकर छोड़ दिया गया है साबुन के एक घोल में। जल और साबुन का एक घोल है, उसमें छोड़ दिया गया है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से अभिक्रिया होगी, यहाँ पर दो चीज़ों का निर्माण होगा, एक तो बनेगा लवण और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस जो है कैसे पता की जाती है कि हाइड्रोजन गैस निकली है, वो इस प्रणाली से जाएगी हमारी और यहाँ पर जाकर हमारी साबुन के घोल में चली जाती है। जैसे ही साबुन के घोल में जाएगी तो उसके बबल्स जो होते हैं, बुलबुले जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और वो फिर ऊपर की तरफ जो है उड़ना शुरू हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे उनके ऊपर मान लीजिए कोई मोमबत्ती वगैरह को अगर रख दिया जाए तो उसके संपर्क में आएंगे तो उनमें से जैसे बिल्कुल छोटे छोटे पटाखों की आवाज़ होती है वैसी वैसी उनमें से पॉप की जो होती है आवाज़ आती है। ठीक है। उसे पता चल जाता है कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो जैसे ही आग के संपर्क में आएगी तो वो जलना शुरू कर देती है, एकदम से ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, कैसे करेंगे देखो। मान लीजिए हमने अमन ले लिया, HCl ले लिया और धातु ले ली हमने सोडियम यानी कि Na। और जैसे ही इनकी अभिक्रिया करवाई तो Na और Cl ने मिलके NaCl बना लिया और हाइड्रोजन गैस हमारी अलग निकल गई। ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको बैलेंस करें तो हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 क्लोरीन हो गए तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ हो गए तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो अब हमारी बैलेंस इक्वेशन हो चुकी है। होगा क्या कि ये हमारा क्या था, ये हमारा था अम्ल और ये थी हमारी धातु सोडियम। और जैसे ही रिएक्शन हुई ये बन गया लवण और ये बन गई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब कभी भी, चाहे किसी भी तरह का आपका मेटल है, किसी भी तरह की धातु है, अगर वो कभी भी अम्ल के संपर्क में आती है तो उसमें दो चीज़ों का निर्माण होता है, लवण बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का कैसे पता कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया है। हमने क्या करना है,
हमने एक परख नली में सिर्फ अम्ल लेना है और उसमें छोटे छोटे टुकड़े जो है धातु के डाल देने हैं, अपने आप अभिक्रिया हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस जैसे ही वहाँ से निकल कर आएगी तो उसको साबुन के घोल में छोड़ दिया जाएगा, ताकि वहाँ से उसके जो बबल्स हैं वो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएं, और फिर उनको जैसे ही मोमबत्ती के ऊपर मोमबत्ती वहाँ पे रखी जाएगी ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, पटाखों की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, तो पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकल चुकी है। ठीक है, तो ये तो था धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। अब बात करते हैं कि जब धातु क्या करे, जब वो किसी भी बेस यानी कि हमारे अक्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। मान लीजिए हमने एक अक्षारक ले लिया NaOH और धातु हमने अब की बार ले लिया जिंक। क्या ले ली, जिंक ले ली। तो होगा क्या, यहाँ पर लवण बनेगा हमारा Na2ZnO2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाती है। क्या हुआ, ये हमारा था अक्षारक, ये हमारा धातु थी ये, और ये बना किसमें, ये बना लवण, और ये बनी हाइड्रोजन गैस। क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि कभी भी अगर या तो हमारे अक्षार और या अम्ल, अगर दोनों ही किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और इसको बोला जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो हमारा अम्ल है, सॉरी जो लवण है, इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है, सोडियम जिंकेट इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट कहलाता है। तो अगर हम इसकी कॉमन एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसा समीकरण लिखे जिससे हमें 1 मिनट में ही याद हो जाए सारी चीजें, तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमें लिखेंगे कि जो धातु होगी प्लस में या तो होगा अम्ल या होगा अक्षारक, और बनेगा क्या, हमेशा लवण और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये जिसको इक्वेशन याद हो गई तो समझ लीजिएगा आप इक्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है धातु जो है, धातु हमारी बहुत सारी हैं जो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। सोडियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सभी में से किसी को भी ले सकते हैं। और अम्ल और अक्षारक के लिए हम ले सकते हैं, अम्ल के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और भी बहुत सारे थे, CH3COOH हमारा एसिटिक अम्ल हो गया। तो इस तरह के हम ले सकते हैं। अक्षारक भी बहुत सारे ले सकते हैं, NaOH हो गया हमारा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा हमारा हो गया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे एग्जाम्पल लेकर हम लवण और हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन जिसमें हमें पता चला। और यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि आगे चल के एक क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान देना है कि अम्ल में और अक्षारक में क्या चीज़ कॉमन है, उन दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो कॉमन मिलेगी। उनमें कॉमन यही है कि वो दोनों जब भी किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, और यही इनमें कॉमन बात है, साधारण बात इनमें यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी दूसरी समीकरण आती है, जब अम्ल अभिक्रिया करेगा, अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट व धातु के बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। तब क्या होगा, तो देखिए, जब कभी भी अगर अम्ल अभिक्रिया करता है, यहां हमने देखा अभी अभी धातु के साथ, अब कब बात करते हैं धातु का कार्बोनेट। अब आप कहोगे सर कार्बोनेट कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, जनरल सी हैं। अगर किसी के भी पीछे अगर OH लगा है, क्या लगा है, OH, तो हम उसके नाम के पीछे लगा देते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या लगा देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे MgOH ट्वाइस, ठीक है, NaOH, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार अगर किसी के पीछे CO3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CO3, तो उसके नाम के पीछे लग जाता है कार्बोनेट। क्या लग जाता है, कार्बोनेट लग जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि
Na2CO3, तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। उसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसे हम बहुत सारे कार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पीछे क्या लगा होना चाहिए, CO3। ये भी आपको बनाना सीखना है, तभी आपको ये समीकरणें समझ में आएंगी। अदरवाइज अगर आप इसका रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्टली याद नहीं हो सकती। समझना ही पड़ेगा कि कार्बोनेट के लिए हम पीछे लगाते हैं CO3 और आगे किसी भी धातु को रख दीजिए। Na2 रख दिया तो सोडियम का कार्बोनेट हो गया, Mg को रख दिया तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो गया, कॉपर को रख दिया तो कॉपर का कार्बोनेट हो जाएगा। इस प्रकार से ही बन जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम क्या कर दें, इसके बीच में सिर्फ NaHCO3 लिख दें, क्या लगा दें, NaHCO3। अगर बीच में बस H आ जाए तो उसका नाम बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इस बाई की जगह इसकी जगह वर्ड लिखा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम एक धातु है तो धातु का बाइकार्बोनेट, जैसे आपको दिख रहा है, तो धातु के बाइकार्बोनेट को हम धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए शाबाश, मान लिया हमने कोई अम्ल है जो हमारा HCl ले लिया, क्योंकि जनरली हम यही लेते हैं। HCl हमने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और उसमें क्या करना है, देखो पहले धातु के कार्बोनेट की बात की है तो धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अब धातु का कार्बोनेट मैंने आपको बता दिया, आगे धातु को रखिए, पीछे CO3 लगाइए। तो आपने मान लीजिए धातु ले ली Na2 और पीछे लिख दिया CO3, तो बन तो गया क्या, धातु का कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने लिया अम्ल और फिर धातु का कार्बोनेट, और जैसे ही हमने अभिक्रिया करवाई तो अभिक्रिया करने पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बना NaCl, जो बना एक लवण, और दो चीजें कॉमन निकली, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक निकल गया जल। क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन चीजों का निर्माण हुआ। तो जब कभी भी अगर आपको बोला जाए कि अम्ल और धातु के कार्बोनेट की बात की जाए तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है। लवण तो बनेगा ही, जो हम पीछे भी देखते आ रहे हैं, लवण तो बनता ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर ये तो हो गया अम्ल और धातु का कार्बोनेट, अब बात करेंगे अम्ल की धातु के कार्बोनेट के साथ हो चुकी है धातु के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो वो देखते हैं, हमने ले लिया अम्ल, धातु का बाइकार्बोनेट, या इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हो गई Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे इसमें भी वही बनेगा NaCl, CO2 और H2O। इन्हीं चीज़ों का निर्माण होता है। इसमें भी हमारी क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है और लवण बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके बारे में। अगर हम इसको कॉमन लिखना चाहें, शब्दों में लिखना चाहें ताकि एक ही बार में याद हो जाए, तो हम कैसे लिखेंगे बताइए शाबाश। तो हम लिखेंगे कि अम्ल होगा और उसके साथ अभिक्रिया करवाई है या तो धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बाई कार्बोनेट भी लिख सकते हैं आप, बाई कार्बोनेट। तो बनेगा क्या, बनेगा लवण प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, इन चीज़ों का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर क्या होगा, अम्ल और जो है हमारा धातु का कार्बोनेट या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल निकलेगा। अब जैसे हमने यहाँ देखा था कि हाइड्रोजन गैस निकली तो उसका टेस्ट किया गया था कि हाइड्रोजन गैस निकली, कैसे पता चला। तो उसी प्रकार यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गैस है। अब ऐसा तो नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस निकलेगी तो उसको आसानी से देखा जाएगा, उसको तो हम देख नहीं सकते। तो इसका भी टेस्ट किया गया, कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ध्यान से देखिए शाबाश। क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक उसी तरह से परख नली ले ली जिसमें हमने क्या किया, अम्ल जो डाला, यहाँ पर अम्ल डाल रखा है इसमें, और दूसरा धातु का कार्बोनेट डाल रखा है।
ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रखा है, और ये हमारा तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जैसे इसको डाला गया, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जैसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली इस परख नली के द्वारा, इस नली के द्वारा वो यहाँ पर गई। यहाँ पर एक और दूसरी परख नली थी जिसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमने रखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा रिएक्शन से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या हुआ, जैसे ही हमारा यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हमारे CO2 गैस निकलेगी और H2O निकलेगा। तो कैसे? जैसे ही हमने देखा कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो हमने कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है, ये होता है चूने का पानी। क्या होता है? चूने का पानी। चूने के पानी में उस हाइड्रोजन गैस को जो निकली थी उसको लाकर यहाँ पर उस चूने के पानी में मिला दिया, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें CO2 को आकर मिला दिया। तो हुआ क्या, यहाँ से कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया। किसका बन गया? कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया, और साथ में बन गया जल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार की बात देखिए, दोनों स्टेप एक ही इसमें होंगे। पहला स्टेप तो क्या हुआ कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, निकलते ही इसमें चली गई, जिसमें क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था ना मैंने पीछे, OH है तो हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी। इसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आकर मिलाया गया तो ये बना कैल्शियम का कार्बोनेट और ये बना H2O। ठीक है, और ये कैल्शियम का जो कार्बोनेट होता है, ये जो होता है, ये जो मतलब कि घुलता नहीं है उसके अंदर, जैसे जल है, इसमें जल में है ये, तो ये घुलता नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा, इस जल का जो रंग है उसको क्या कर देगा, थोड़ा सा सफ़ेद कर देता है। सफ़ेद कलर का उसका रंग हो जाता है जब उसमें आती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पता चल जाता है हमने क्या किया, ध्यान से देखिए। इस परख नली में हमने क्या लिया, इस परख नली में हमने क्या ले लिया था, इसमें हमने ले लिया उस सोडियम के कार्बोनेट को और अम्ल को, क्योंकि उन्हीं की रिएक्शन करवानी थी। और जैसे ही हमने उस धातु का कार्बोनेट और अम्ल लिया, वहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, क्योंकि दोनों केस में देखा। निकलने के बाद अगली परख नली में गई। अगली परख नली में क्या था, पहले से ही चूने का पानी रखा हुआ था, और उसमें जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकर मिली तो क्या बना, कैल्शियम का कार्बोनेट और जल। यानी उसमें घोल बन गया, और घोल बन गया जल और कैल्शियम कार्बोनेट का। और वो घोल जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो सफ़ेद कलर का हो जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे ये पता चल जाता है कि कैल्शियम का कार्बोनेट बन चुका है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये घुलता नहीं है, वो उसके अंदर सस्पेंडेड रहता है, उसके अंदर लटके हुए से रहेंगे उसके कण अलग से ही दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम और भी करते जाएंगे, फिर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। फिर क्या होगा, इसी में जब ये हमारा बन चुका है, इसी में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकर मिल जाएगी, और क्या होगा, कैल्शियम HCO3 ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका निर्माण आपका हो जाता है। और ये जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता, यह बिना रंग के होता है, रंग का होता है। यानी उसी में क्या करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड आने देंगे आने देंगे आने देंगे, और जब उसका कलर जो एक बार आपका क्या हो चुका था, वाइट बन चुका था, धुंधला बन चुका था, सफ़ेद कलर, वो वापस से साफ हो जाएगा, और आपका जो वो घोल है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, उसका कोई रंग नहीं रहेगा। तब ये बात कंफर्म हो जाती है कि जो हमारी गैस आई थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो इससे हमें पता कैसे चला, क्योंकि हमने तो देख लिया कि अम्ल कार्बो जो धातु का कार्बोनेट हो या धातु का बाइकार्बोनेट हो, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन करेंगे तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, और जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के देखने के लिए हमने क्या किया, परख नली में क्या किया था, उसी रिएक्शन को करवाया। कौन सी, धातु का कार्बोनेट और अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, सारा काम हुआ। अगली परख नली में, उस परख नली में हमने क्या लिया, चूने का पानी लिया, और उसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार आएगी, कुछ समय तक आएगी जब स्टार्टिंग में, तब उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे दूध होता है वैसा वैसा कलर हो जाएगा, यानी कि उसका धुंधला सा सफ़ेद कलर हो जाता है। और जैसे ही
सफ़ेद कलर होता है तो पता चल जाता है कैल्शियम का कार्बोनेट बन चुका है। लेकिन अभी उसको रोकेंगे नहीं, प्रोसेस को चलने देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड आकर मिलती रहेगी, तो लास्ट में हमारा बिना रंग का को एक लिक्विड बच जाएगा। वो जल जो बचेगा उसका कोई रंग नहीं होगा, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी, क्योंकि लास्ट में बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो घुलनशील होता है वो जल में आसानी से घुल जाता है और वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अगर हम बात करें, अगर आपने ध्यान दिया हो, इसमें मैंने सिर्फ अभिक्रिया करवाई है अम्ल के साथ। याद रखिएगा, धातु के कार्बोनेट की या धातु के बाइकार्बोनेट की कभी भी अभिक्रिया क्षार के साथ नहीं होती। अक्षार कभी भी न धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, न उसके बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमने धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट की भी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि जो धातु हैं वो आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, वो देखते हैं। तो अब आता है, सॉरी, जो अम्ल एवं अक्षार हैं, अम्ल एवं अक्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। परस्पर अभिक्रिया कैसे करते, देखिए, तो अम्ल और अक्षारक को आपस में अभिक्रिया करवाना है। तो मान लीजिए अम्ल हमने ले लिया HCl और अक्षारक हमने ले लिया NaOH। क्योंकि ये OH देता है तो ये क्षारक हो गया, ये H देगा तो ये अम्ल हो गया। अब जैसे ये अभिक्रिया करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि जो हमारा NaCl लवण और प्लस में H2O जल, ये बन जाता है। तो क्या हुआ, जब अम्ल अक्षारक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है, और इसको बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बताएंगे कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, और उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया? तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा अम्ल और क्षारक के बारे में, आपस में परस्पर अभिक्रिया करें तो। यदि अब आता है, अम्ल अगर अभिक्रिया करता है, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा वो देखिए। अम्ल जो होगा वो धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा वो देखते हैं। अम्ल हमने ले लिया HCl, धातु का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड लगेगा तो पीछे OH, कार्बोनेट लगेगा तो CO3, ऑक्साइड लगता है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ी होगी। तो धातु ले ली हमने कॉपर, और कॉपर का ऑक्साइड ले लिया, ये हो गया धातु का ऑक्साइड। और जैसे ही इन्होंने अभिक्रिया की तो क्या बना, CuCl2, कॉपर का कॉपर क्लोराइड प्लस में क्या निकल गया हमारा, H2O, जल का निर्माण हो गया। तो ये क्या बना आपका, ये था आपका अम्ल, ये बना आपका लवण, और प्लस में बना जल। अगर आप इसको देखें तो पीछे वाली कुछ अभिक्रिया के जैसा ही है, क्योंकि इस केस में भी क्या बन रहा है, लवण प्लस जल बन रहा है, और लवण प्लस जल तभी बनता है जब अम्ल के साथ कोई ऐसी चीज हो जो अक्षारक हो और वो अभिक्रिया करे। तो यहाँ पर ये जो होता है ना, धातु का जो ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, ये अक्षारक होते हैं, प्रकृति में अक्षारक जो होते हैं उस तरह का इनका नेचर होता है। इसीलिए हमेशा धातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्षारक के रूप में होता है, और जो अम्ल के साथ जब भी वो अभिक्रिया करेगा तो हमेशा वो लवण प्लस में जल का निर्माण करता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब अम्ल
किसी भी धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, उदासीनीकरण वाली। क्यों? क्योंकि उसमें भी जल और हमारा क्या बना था, लवण और जल बना था, यहाँ भी यही बनेगा। क्योंकि जो धातु का ऑक्साइड होगा ना, वो क्या काम करेगा, क्षारक का काम करता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, ये तो हो गया अम्ल की अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ। अब करते हैं अक्षारक की अभिक्रिया किसके साथ, अक्षारक की अभिक्रिया जो होगी अधातु के ऑक्साइड के साथ, अधातु के ऑक्साइड के साथ, यानी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा। हमने यहाँ पे बदल दिया, ध्यान से देखिए, बदल क्या दिया, अम्ल की अभिक्रिया थी धातु के ऑक्साइड के साथ, अम्ल को लिख दिया अब क्षारक में, और धातु के ऑक्साइड की जगह लिख दिया अधात्विक ऑक्साइड। देखते हैं क्या होता है। तो अक्षारक के रूप में हमने मान लीजिए ले लिया NaOH, और प्लस में हमने अधातु के ऑक्साइड के रूप में क्या ले लिया, अधातु के ऑक्साइड के रूप में हमने ले लिया CO2। क्या ले लिया, CO2 ले लिया। तो अब देखते हैं कि ये क्या बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही NaOH, या फिर इसकी जगह हम ले सकते हैं जो पीछे से ही आप रिलेट कर सकते हो, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये रहा जो चूने का पानी था, और हमने उसमें क्या डाला था, CO2। यही अभिक्रिया सेम वहीं लिखनी है। क्यों मैंने दूसरी इसलिए नहीं लिखी, ताकि इसको आप रिलेट कर पाओ, याद कर पाओ। क्योंकि अगर आप देखोगे CaOH ट्वाइस प्लस में क्या होगा, CO2 बनेगा क्या, हमने देखा था CaCO3 और प्लस में H2O। ध्यान से देखिए क्या है, ये है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब OH, और OH देता है तो क्या होता है, अक्षारक। तो जाहिर सी बात है ये अक्षारक है। अब हमने देखा कि जब धातु का ऑक्साइड होता है तो वो नेचर में, प्रकृति में होता है क्षारक के रूप में। उसी प्रकार अधातु का जो ऑक्साइड होगा ना, वो नेचर में, प्रकृति में होगा एसिड यानी अम्ल के रूप में। तो ये एज एक क्या करेगा, अम्ल के तरह कार्य करेगा, और वापिस से वही क्या बना, ये बना लवण, और प्लस में क्या बना, जल। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई किसके द्वारा, अक्षारक जब क्या करता है, अधातु के ऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ और अधातु के ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब हमारी लास्ट जो है रिएक्शन बचती है कि धातु, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया है कि जो हमारी अम्ल है और अक्षारक हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। फिर हमने ये पढ़ा कि जो अम्ल है वो धातु के कार्बोनेट या धातु के बाई यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, अक्षारक वहाँ पे अभिक्रिया करता ही नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे क्या होंगे, अम्ल और अक्षारक हैं वो परस्पर अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा। फिर हमने ये देखा कि वो अम्ल और अक्षारक अगर धात्विक ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा। अब हम देखते हैं कि जब ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। तो देखिए, अब हम हेडिंग डालेंगे अम्ल एवं क्षारक की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। अब ये देखिए इसमें क्या होगा। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा और क्षारक जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। तो जब मान लीजिए हमने अम्ल ले लिया HCl और जल हो गया हमारा H2O, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे H3O पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, H3O पॉजिटिव, H3O धनायन प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव ये बनेगा और इसको बोला जाता है
हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन। अब हुआ कैसे, देखिए HCl जब टूटता है, क्योंकि हर एक चीज जब इनको घोला जाता है टूटते हैं, अलग अलग आयनों में बदल जाते हैं। HCl में H के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। HCl जब भी ब्रेक होगा H के ऊपर प्लस का, Cl के ऊपर माइनस का। H2O जो होता है ये H के ऊपर प्लस का और OH के ऊपर माइनस का, ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये H देखिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को एक साथ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस नेगेटिव वाले के साथ अगर अट्रैक्ट करता है तो H और OH मिलके वापस से H2O बनाते हैं। ये इसका H पॉजिटिव इसके Cl नेगेटिव के साथ अगर रिएक्ट करता है तो HCl बनाएगा वापस से, यानी ये तो वापस से वही अभिक्रिया हो गई जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें होता क्या है, इसमें ये होगा कि जो H2O है, HCl हमारा टूट जाएगा किसमें? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और H2O इस H के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। H2O जो होगा वो इस H पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया करेगा और ये H3O पॉजिटिव बना लेगा, और जिसको क्या बोला गया? हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। और Cl नेगेटिव जो है वो हमारा अलग से ये रहा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। याद रखिए आपको हमेशा उन जो दिए गए हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे यौगिक होते हैं, उनको ब्रेक करना, तोड़ना आना चाहिए। किस तरीके से उनके ऊपर चार्ज आता है, किस तरीके से ऊपर उनके ऊपर जो ये हमारा दिख रहा है आपको, ये जो चार्ज है प्लस का है या माइनस का है, ये कैसे आता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तभी आप अभिक्रियाओं को आसानी से समझ पाओगे कि किसने किसके साथ रिएक्शन किया, क्या हमारा उत्पाद बना, क्या हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो HCl टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, H2 टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वापस से वही बनाते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तब क्या होगा, ये हमने देखा कि H2O जो है वो H पॉजिटिव के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है और H3O पॉजिटिव बनाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब दूसरी चीज देखिए कि जो ये H पॉजिटिव है ये अकेला नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि किसी में डाल दिया, जल में हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने कोई भी एसिड यानी अम्ल डाल दिया और ये अकेला रह जाए। तो इसीलिए जल के उन अणुओं के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करेगा और H3O पॉजिटिव उसके अंदर बनाता है। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में? ये हो गया हमारा अम्ल और जल के बारे में, जो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन, और प्लस में जो होगा हमारा ऋणायन बनाएंगे। ऋणायन वो कैसा भी हो सकता है, Cl नेगेटिव हो सकता है, जो भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें बनता है। अगर हम इसी तरह बात करें कि यदि हमारा क्षारक हो NaOH, वो अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है? वो अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? देखिए वो जल के प्रेजेंस में, यानी कि जल की उपस्थिति में ऐसे अभिक्रिया करता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली यूज करेंगे, जल की उपस्थिति में लिखेंगे, तो इसलिए एरो के इसके ऊपर लिखा गया। ये क्या होता है? ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोक्साइड का जो आयन है वो बनाता है। ये टूट जाता है, क्योंकि इसको भी अगर हम देखें तो वही बनेगा Na पॉजिटिव। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखें तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, NaOH OH ब्रेक हो गया, H2O में H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसने इसके साथ अभिक्रिया की तो वह वापस से NaOH, और इसने इसके साथ अभिक्रिया की तो वापस से H2O। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों अलग अलग हो जाते हैं। Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, OH नेगेटिव अलग हो जाता है, यानी इसमें हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड का आयन मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इन अभिक्रियाओं के बारे में जो आज हमने सारी की सारी पढ़ ली हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, जो बाकी हमारा बचता है इस चैप्टर का बाकी वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।